बिना ये समझे कि थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आप करेक्ट आंसर पे चले जाते हैं दैट द एक्स पर्सन इज लायबल फॉर थेफ्ट। जबकि ये जो ऑफेंस यहाँ पे हुआ है ये थेफ्ट नहीं हुआ है, ये कोई और ऑफेंस हुआ है। जो हम लोग मूवीज में देखते हैं वर्ड्स ऐसा होता है कि यार उसने उसके साथ विश्वासघात किया, उसने सोचा क्या बात है यार, भगवान ने तो मेरी झोली में लड्डू ही गिरा दिया। तो मन में लड्डू फूटता है, इंसान सोचता है यार मैं वापसी क्यों करूं, अपने पास रख लेता हूं। वो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि ए ने बी के पास अपनी गाड़ी रखवाई और बी ने उस गाड़ी को बेच दिया, तो क्या इस केस में बी पर थेफ्ट लगना चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। वेलकम टू द नेक्सस बैच, जहां पर हम लोग आज अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, लेक्चर नंबर 5, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी का पार्ट 2। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी। ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी पार्ट 1 में हमने कवर किया था आपका थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डेकोइटी। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी के साथ किए जा सकते हैं। हमने एक क्लिफ हैंगर छोड़ा था अपने लास्ट सेशन में, जहां पर मैंने आपसे ये पूछा था कि क्लैट में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको पैसेज गिवन होगा थेफ्ट का। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि सपोजिडली अगर आप रोड पे जा रहे थे, आपको एक डायमंड रिंग पड़ी हुई मिली, आपने वो रिंग को अपने पास रख लिया अपनी पॉकेट में, और कुछ दिनों बाद जाके आपने वो रिंग को सेल आउट कर दिया और जो पैसे आपने कमाए वो आपने अपने पास रख लिए। क्वेश्चन यहां पूछेगा कि क्या इस एक्स पर्सन ने चोरी की है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लगेगा हाँ यार, जुर्म तो हुआ है, गुनाह तो हुआ है, डेफिनेटली इस इंसान ने गलती करी है। तो बिना ये समझे कि थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आप करेक्ट आंसर पे चले जाते हैं दैट द एक्स पर्सन इज लायबल फॉर थेफ्ट। जबकि ये जो ऑफेंस यहां पे हुआ है ये थेफ्ट नहीं हुआ है, ये कोई और ऑफेंस हुआ है। लेकिन हमें लगता है क्योंकि गुनाह किया है, क्योंकि यहां पर एक जुर्म हुआ है, ऑफेंस हुआ है, तो हम लाइबिलिटी वाले आंसर पर टिक कर देते हैं, जो कि गलत आंसर होता है। तो एक्चुअली में कौन सा ऑफेंस हुआ है वो हम लोग अब आज के सेशन में पढ़ेंगे, इसी पार्ट में उसको कवर करेंगे। वो होता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। उसकी डिटेल क्या है आइए पहले समझ लेते हैं। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन होता है जहां पर नंबर 1, यू हैव रिसीव्ड द प्रॉपर्टी बाय लक और बाय चांस और मे बी बाय द रॉन्ग डिलीवरी। सपोज कि आपने ब्लू स्टोन से कोई ज्वेलरी ऑर्डर करी, आपने कुछ 50,000 का एक ज्वेलरी ऑर्डर किया ब्लू स्टोन ऐप से, और वो गलती से जो भी लॉजिस्टिक्स टीम्स की गलती हुई है, उन्होंने जाके किसी और के घर पे डिलीवर कर दिया, और उस बंदे को अब वो 50,000 का नेकलेस या 50,000 की ज्वेलरी मिल गई। उसने सोचा क्या बात है यार, भगवान ने तो मेरी झोली में लड्डू ही गिरा दिया। तो मन में लड्डू फूटता है, इंसान सोचता है यार मैं वापसी क्यों करूं, अपने पास रख लेता हूं। फ्यूचर में अगर कभी वो इंसान पकड़ा गया तो इस केस में जो ऑफेंस लगेगा दैट विल बी क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। तो आपको ऐसा करते हैं कि क्लैट में आपको थेफ्ट के पैसेज में क्वेश्चन मिल जाता है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का, तो वहां पर करेक्ट आंसर होगा द पर्सन इज नॉट लायबल फॉर थेफ्ट, क्योंकि जो पैसेज में ऑफेंस है यहां पर वो कमिट नहीं हुआ है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर आपको प्रॉपर्टी या तो लक से मिल जाती है, या चांस से मिल जाती है, या रॉन्ग डिलीवरी से मिल जाती है। उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को मिसयूज करते हो, तो इस केस में नंबर 1 जो प्रॉपर्टी हमेशा यहां पे कवर होंगी वो होंगी मूवेबल प्रॉपर्टीज ओनली। जैसे थेफ्ट में भी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होती थी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में भी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज होंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज सब्जेक्ट मैटर नहीं होता क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का। तो यहां पर फ्रॉडुलेंटली आप मिसअप्रोप्रिएट करते हो, किसी और की चीज के साथ एम्बेजलमेंट करते हो, मतलब उसको मिसयूज करते हो, जो कि एक सिविल रॉन्ग में भी आता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी आता है। तो यहां पर ना ही आप प्रॉपर्टी को रिटर्न करते हो और इनफैक्ट उसको मिसयूज करते हो, कन्वर्ट इट टू योर ओन यूज, या तो आप उसको इस्तेमाल करने लग जाओ। आपको ज्वेलरी मिली थी ऑनलाइन गलत डिलीवरी से, आपने उसको पहन के पार्टीज में जाना शुरू कर दिया, तो वो भी इस केस में एक ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट है मिसअप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन नीड नॉट टू बी परमानेंट, इट मे बी इवन फॉर अ टाइम। तो जरूरी नहीं है कि आपने 3-4 पार्टीज में आप वो पहन के गए नेकलेस, अगर आप 2 पार्टीज में भी पहन के चले गए तो उस केस में भी ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ही माना जाता है। द फाइंडर मस्ट वेट अपॉन द रीजनेबल टाइम टू अलाउ द आंसर टू क्लेम द प्रॉपर्टी बिफोर ही अप्रोप्रिएट इट। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं विश्वासघात। जो हम लोग मूवीज में देखते हैं वर्ड्स ऐसा होता है कि यार उसने उसके साथ विश्वासघात किया, तो ऐसा डे टू डे लाइफ में भी होता है, लेकिन उस केस में ये यहाँ पर एक ऑफेंस माना जाता है। अब किसी का दिल तोड़ने को ये विश्वासघात नहीं कहेंगे कि प्यार में किसी से झूठे वादे करे तो विश्वासघात हो गया, वो अलग इमोशनल वाला होता है, लेकिन अभी बात हो रही है ऑफेंस वाले की। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं, इसमें आप
आपकी दोनों प्रॉपर्टीज होती है, मूवेबल भी और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी। दोनों टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी के साथ आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर सकते हो। तो यहां पर ये होता कैसे है? व्हेन समवन एंट्रस्ट्स यू विद देयर प्रॉपर्टी, यहां पर किसी ने आपके साथ आपके पास अपनी प्रॉपर्टी रखवाई थी, चाहे उसने गिरवी रखवाई, चाहे उस आपके दोस्त ने आउट ऑफ लव रखवाई, थोड़े दिनों के लिए रखवाई, चाहे कोई सर्विस देने के लिए रखवाई, आपने अपना एक नेकलेस दिया ज्वेलरी स्टोर पे पॉलिशिंग करवाने के लिए, या आपने अपने नेकलेस पे लोन लिया, या आपने अपने दोस्त को नेकलेस पहनने के लिए दे दिया। किसी भी पर्पस से अपनी मर्जी से जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी के पास रखवाते हो तो उस इंसान के मन में भी लड्डू फूट सकता है कि यार क्यों ना मैं इस चीज को हड़प लूं, क्यों ना मैं इसको अपने पास रख लूं, क्यों ना मैं इसको बेच दूं। तो अगर वो ऐसा करता है तो वो ऑफेंस बन जाएगा आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में प्रॉपर्टी जो है वो अपने आप चल के आती है, अपने आप एंट्रस्ट कराई जाती है, और जो इंसान अक्यूज्ड होता है वो ये सोचता है कि चलो मैं इस प्रॉपर्टी को मिसयूज करता हूं, या तो अपने पास रख लेता हूं या बेच देता हूं। तो यहां पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। अगेन अ ट्रिक जोन, क्लैट में आपको सेम चीज करेंगे कि थेफ्ट के पैसेज में क्वेश्चन होगा जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एग्जांपल दे रहा होगा। वो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि ए ने बी के पास अपनी गाड़ी रखवाई और बी ने उस गाड़ी को बेच दिया, तो क्या इस केस में बी पर थेफ्ट लगना चाहिए? अब आपको फिर से लगता है क्वेश्चन पढ़ के कि गुनाह हुआ है, जुर्म हुआ है, ऑफेंस हुआ है, तो डेफिनेटली गलती मानी जाएगी। लेकिन इस केस में होता क्या है? करेक्ट आंसर होगा द बी पर्सन इज नॉट लायबल फॉर थेफ्ट, क्योंकि एक्चुअली में जो ऑफेंस हुआ है वो हुआ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वो पैसेज में गिवन नहीं है, तो वहां से आंसर नहीं निकलना चाहिए। तो ध्यान देंगे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक सेपरेट ऑफेंस है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एक सेपरेट ऑफेंस है। प्रोविजन अंडर आईपीसी 1860 ये कहता है कि 403 में हमने डिफाइन किया है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन को, 405 में डिफाइन किया गया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को। यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होता, यहां पर एक एंट्रस्टमेंट का रिलेशनशिप होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने दोस्त को आज अपनी रोल्स रॉयस चलाने के लिए दे रहे हो तो आप उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओगे। तो ये एक तरीके से इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने उसको आउट ऑफ लव दे दी थी चलाने के लिए। तो एक सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है सीबीटी के अंदर। पोजेशन में इट इज ऑब्टेन्ड बाय लक, बाय चांस, बाय कैजुअलिटी, और यहां पर जान पूछकर ट्रस्ट के साथ रखवाई जाती है। ओनर रखवाता है ऑफेंडर के पास और फिर वो उसको मिसयूज कर लेता है। तो इस केसेस में अब मिसअप्रोप्रिएशन इज डन फॉर ओन यूज, ऐसा होता है, और यहां पर अपने पर्सनल यूज के लिए मिसअप्रोप्रिएशन करते हैं। तो दैट इज मोर लाइक अ सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी एज आई टोल्ड यू, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में दोनों ही मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज का सब्जेक्ट मैटर होंगी। पनिशमेंट्स की बात करें तो यहां पर पनिशमेंट्स मिलती हैं अप टू 2 years एंड फाइन, और यहां पर भी सिमिलर पनिशमेंट्स हैं अप टू 2 years और मोर, और विद फाइन ऑल्सो। तो दिस इज द पनिशमेंट, लेकिन आपसे क्लैट के पेपर में पनिशमेंट्स नहीं पूछी जाएंगी। Next offense in line will be section 415 cheating. इसको सेक्शन 420 भी बोलते हैं, 420 आईपीसी का, क्योंकि उसमें पनिशमेंट है चीटिंग की। और यहीं से वर्ड निकला है 400 बीसी। बहुत बार मूवीज में सुना होगा ना कि वो तो इंसान उसके साथ 400 बीसी कर रहा है। तो 400 बीसी का मतलब होता है घपला करना। तो यही घपला करना आपका क्रिमिनल ऑफेंस है जो इंसान आपकी प्रॉपर्टी के साथ कर सकता है। इसकी डेफिनेशन है 415 सेक्शन में, और इसका पनिशमेंट होता है सेक्शन 420 में। तो दैट इज अबाउट चीटिंग। तो अब चीटिंग क्या होता है? जिस तरह से सभी ऑफेंसेस में आपको इंग्रेडिएंट्स फिट करने होते हैं, तो आपको चीटिंग समझना जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि क्या यहां पर इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी को डिसीव कर रहे हो मतलब आप धोखाधड़ी कर रहे हो। धोखाधड़ी का आपका यहां पर मेंस रिया होता है, फ्रॉडुलेंट मेंस रिया होता है यहां पे आपका, क्योंकि आपकी इंटेंशन होती है किसी को डिसीव करने की। हर क्राइम के लिए मेंस रिया और एक्टस रियस चाहिए होता है। तो मेंस रिया यहां होता है आपका फ्रॉडुलेंट, या तो डिसऑनेस्टी होती है या आपका फ्रॉडुलेंट होता है, जिस वजह से आप किसी को इंड्यूस करते हो। इंड्यूस का मतलब है
कन्विंस करना, किसी को कन्विंस करना, पागल बनाना। आपने एक अपने दोस्त को पागल बनाया, आपने उसको बोला कि यार ये आईफोन मुझसे खरीद ले, ये आईफोन 1 लाख रुपए का है, मैं तेरे को 50,000 में दे रहा हूं, जबकि वो गफार मार्केट से सस्ते में 5,000 में खरीद के लाया था। तो उसने आपको बेवकूफ बनाया, उसने आपको इंड्यूस करा और आप उसकी बात से कन्विंस होके उसको पैसे देते हो और आईफोन खरीद लेते हो। तो आपके दोस्त पर जो ऑफेंस लगेगा वो होगा चीटिंग का, ना कि चोरी का। ये थेफ्ट नहीं है, ये है चीटिंग। तो इस केस में द पर्सन इज डिसीव। तो क्या करता है, आप अपनी सामने वाले को कन्विंस होके प्रॉपर्टी डिलीवर करते हो, मतलब अपना कैश दे देते हो। प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं इसमें, मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती हैं। आज आपका दोस्त आपको पागल बनाकर आपसे आपकी प्रॉपर्टी के कागजात पे साइन करवा लेता है और अपने नाम कर लेता है आपका बंगला, तो उस केस में आपके दोस्त पर चीटिंग लगेगा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के साथ ही चीटिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी। रिटेन का मतलब है ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी आपके पास मौजूद थी और आपने अगले को कन्विंस करके ये बोला, सामने वाला कन्विंस हो गया और उसने कहा ठीक है यार वो तू अपने पास ही रख ले। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि सपोज आपका फ्रेंड लंदन में रहता है, उसने बोला कि यार तू दिल्ली में रहता है, मेरा दिल्ली वाला घर तू बिकवा दे। जब तक वो घर नहीं बिकेगा तब तक आपको उस घर में रहने की टोटल उसने इजाजत दी हुई है। आपने बोला यार मार्केट रेट ना इस टाइम पे ना बहुत कम चल रहा है, इस टाइम पे तू बेचेगा तुझे कोई अच्छा अमाउंट रिटर्न नहीं मिलेगा, और आप उसको झूठ बोल रहे थे, फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली। आपके दोस्त ने बोला ठीक है यार एक काम कर यार तू ही अपने पास वो प्रॉपर्टी रख ले और 5-6 साल बाद मैं बेच दूंगा वो प्रॉपर्टी। तो यहां पर आप पे चीटिंग लगेगा, क्योंकि आपने अपने दोस्त को कन्विंस किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी आप ही के पास छोड़ दे, आप उसको रिटेन कर लो जो ऑलरेडी आपके फ्रेंड ने आपको या किसी ने आपको दी थी। इंटेंशनली करते हो, आप जानबूझकर करते हो ये चीज, इंड्यूसमेंट जो करते हैं, द पर्सन डिसीव। तो जिस वजह से वो इंसान कुछ करे या कुछ ना करे, जिस वजह से अगर वो ये करता या वो ना करता, मतलब जो उसको करना चाहिए था आपने उसको इंड्यूस करा कि वो ना करे, जो उसको नहीं करना चाहिए था आपने उसको कन्विंस करा कि वो कर ले, और जब ये चीज उसने करी जो नहीं करनी चाहिए थी या ये चीज उसने नहीं करी जो उसे करनी चाहिए थी, तो उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से हुआ कि उसको डैमेज हुआ या हार्म हुआ। किस किस चीज को, उसकी बॉडी को, माइंड को, रेप्यूटेशन को, प्रॉपर्टी को। काफी सारे पॉइंटर्स हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा नहीं मिस हो गया। तो रेप्यूटेशन को, प्रॉपर्टी को, किसी भी चीज को अगर हार्म अगर होता है, इस तरह से आपने अपने दोस्त को कन्विंस करा, उसको साइन नहीं करने चाहिए थे उस कागजात पे, आपने कन्विंस करा, उसने साइन कर दिए, तो इस केस में उसकी प्रॉपर्टी को हार्म हुआ तो आप पे चीटिंग लग जाएगा। किसी इंसान को कोई चीज नहीं करनी चाहिए थी वो आपने करवा ली उससे, आपने अपने फ्रेंड को एक बग लिंक भेजा जिसपे लिंक पे क्लिक करते ही उसका सारा पर्सनल डेटा इंटरनेट पे चला गया, तो चीटिंग लगेगा, क्योंकि रेप्यूटेशन को उसकी हार्म हुआ है, उसके माइंड को हार्म हुआ है, साथ के साथ इस केस में तो साइबर क्राइम भी लग जाएगा। सेक्शन 415 के 2 मेजर ऑल्टरनेट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि यस डिसऑनेस्टी होनी चाहिए या फ्रॉडुलेंट नेचर होना चाहिए, जिस वजह से आपने अगले को इंड्यूस करा कि वो आपको प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। साथ के साथ यहां पर ऐसा कुछ इंसान से कराना या ना कराना जो उसे करना या ना करना चाहिए था, वाइस वर्सा। It is, however, not necessary that deception should be in express words. It can be through conduct or implied. तो जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी को डिसीव करेंगे चीटिंग में, एक्शंस मतलब implied या एक्सप्रेस का मतलब है प्रॉपरली आप किसी को एक्सप्रेस, मतलब हो गया कि आपने अपने फ्रेंड को एक नकली ब्रोशर दिखाया, वो ब्रोशर में कोई प्रॉपर्टी थी जो सस्ते में मिल रही थी और आपने जानबूझकर ये एक्सप्रेस चीटिंग करी, क्योंकि आपने उसको ब्रोशर दिखा के कन्विंस कर लिया और उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी जो कि जिसमें उसका लॉस हुआ। तो एक्सप्रेस के फॉर्म में भी हो सकता है ये धोखाधड़ी, और आपके एक्शंस के जरिए भी आप धोखा कर सकते हैं। इन फर्स्ट पार्ट ऑफ इंड्यूसमेंट जो आपने करी है दैट हैज टू बी डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट, एंड द सेकंड पार्ट इंड्यूसमेंट जो आपने करी है वो इंटेंशनल होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली 420 के इंग्रेडिएंट्स क्या हुए, दैट जो रिप्रेजेंटेशन दी है, जिस बात से आपने कन्विंस करने की कोशिश करी है वो बात फॉल्स होनी चाहिए। ये रिप्रेजेंटेशन जब आपने दी थी उस दौरान फॉल्स थी, ये बात आपको पता थी कि जो मैं बोलने जा रहा हूं वो झूठ है, जिस वजह से मैं सामने वाले के साथ 420 घपला कर सकूं। ये रिप्रेजेंटेशन जो आपने दी थी इसके पीछे आपका डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था। यहां पर आपने अगले को इंड्यूस करा, कन्विंस करा कि वो आपको प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे, जिस वजह से अगले को नुकसान हो जाए। तो दीज आर अल्टीमेटली द की पॉइंटर्स ऑफ चीटिंग।
चीटिंग में एक पॉइंट आता है, एक टाइप का क्वेश्चन आता है अक्सर क्लैट में, जो कि ये बात बोलता है कि चीटिंग वो होती है जहां पर आपने डे वन से अगले को चीट करना चाहा, डे वन से आपकी चीटिंग की ही इंटेंशन थी, तब उस केस में चीटिंग के लिए पनिशमेंट मिलती है। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको क्लैट में, क्वेश्चन ये आपको बोलेगा कि सपोज दो लोग थे बिजनेस में, वो एंटर करना चाहते थे। तो ए पर्सन ने कहा बी को कि ठीक है यार, मैं तेरे को तू मुझसे 5 लाख एडवांस ले ले, और बी ने कहा मैं तेरे को शर्ट सप्लाई करके दे दूंगा इस तारीख को। दोनों का प्रॉपर पक्का प्रॉमिस हुआ। फैक्ट्स में लिखा होगा बी को लेटर ऑन मन में लड्डू फूटा, बी ने लेटर ऑन सोचा क्यों ना मैं इसके 5 लाख लेके भाग जाऊं। तो इस केस में क्या बी पर चीटिंग लगना चाहिए? अब आपको लगेगा कि हाँ, चीटिंग तो लगना चाहिए, जो हमने चीटिंग में पढ़ा था, जो मानसी मैम ने पढ़ाया था, वो बिल्कुल यही सब कुछ था। लेकिन पॉइंट देखिए कि आपका डे वन से ये बोलता है कि आपने फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली किसी को कन्विंस किया था, इंड्यूस किया था कि वो आपको प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। बी जब डे वन पर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया, तब उसका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था या डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा। क्वेश्चन ने बोला कि ए एंड बी वांटेड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बोला मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, ए ने उसको 5 लाख दिए, और बी ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको शर्ट्स डिलीवर करूंगा। बी का लेटर ऑन माइंड चेंज हुआ। तो क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि ये जो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी वो लेटर ऑन डेवलप हुई है। तो लेटर ऑन डेवलप हुई है, इसीलिए इस केस में चीटिंग नहीं लगेगा। अब कौन सा ऑफेंस लग सकता है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सही सोच रहे हैं आप, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि 5 लाख उस बंदे ने, ए ने ट्रस्ट करके रखवाए और बी के मन में लड्डू फूटा, बी ने सोचा मैं 5 लाख लेके भाग जाता हूं, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, चीटिंग नहीं। क्योंकि डे वन से जब कन्विंस किया था बी ने उसको 5 लाख लेने के लिए, तब उसकी फ्रॉडुलेंट डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। तो चीटिंग पे इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा संभल संभल के और ध्यान ध्यान से चलना पड़ेगा। द नेक्स्ट ऑफेंस इज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी इज मिसचिफ। तो मिसचिफ की बात करते हैं, तो मिसचिफ का वैसे तो कहते हैं नेचर वाइज बोलते हैं ना, द पर्सन इज वेरी मिस्चीवियस। तो मिस्चीवियस वैसे नॉटी के सेंस में होता है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में एक्स्ट्रा ज्यादा नॉटी हो जाओगे किसी की प्रॉपर्टी को लेके, तो वो नहीं कहेंगे कि यार ये बंदा मिस्चीवियस है, इसको छोड़ दो। आपको सजा मिलेगी क्रिमिनल लॉ में अगर आप मिसचिफ का क्राइम करते हैं। तो इट्स अल्टीमेटली डैमेजिंग समवन्स प्रॉपर्टी। किसी की प्रॉपर्टी के साथ इस तरह से छेड़खानी करनी कि आप प्रॉपर्टी को डैमेज कर दो, प्रॉपर्टी की मॉनेटरी वैल्यू को कम कर दो, प्रॉपर्टी का एस्थेटिक ब्यूटी कम कर दो, मतलब दिखने में प्रॉपर्टी अब बेकार लगने लगी, प्रॉपर्टी का यूटिलिटी कम कर दो कि अब वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रही जिस तरह से पहले इस्तेमाल हो पा रही थी। तो प्रॉपर्टी को किसी भी फॉर्म में डैमेज करना मिसचिफ के परव्यू में कवर होगा। अब इसका कुछ पार्ट टॉर्ट्स में भी आई एम श्योर आपने कवर किया होगा। तो उस केसेस में जो आपका होता है कन्वर्जन ऑफ गुड्स, तो वो टॉर्ट्स लॉ में कवर होता है, वहां पर आप उस लेवल का डैमेज नहीं करते हो। दैट इज व्हाई दैट कम्स इन सिविल लॉ। मिसचिफ आपका क्रिमिनल लॉ का पार्ट है, जब आप मेजर डैमेज कर दोगे कुछ प्रॉपर्टी को, जैसे अपने नेबर के घर की आपने पाइपलाइन कट कर दी, गैस पाइपलाइन कट कर दी, नेबर के घर पे आपने अगर आप लिटर कर रहे हो गार्बेज को, तो हो सकता है आपका टॉर्ट्स लॉ लग जाए। लेकिन अगर आप उसके घर पे इस तरह से कर रहे हो कि आपने सपोज अगेन अ सिंपल एग्जांपल, अगर आप अपना इस तरह से गार्डनिंग कर रहे हो कि अगले के घर में पानी जा रहा है, तो वो कन्वर्जन ऑफ गुड्स में भी आ सकता है। लेकिन इस केस में अगर आप मेजर डैमेज कर रहे हो, आपने अपने नेबर की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, तो वो मिसचिफ के केस में कवर होगा। क्या होता है अल्टीमेटली, अक्यूज क्या करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ समवन्स प्रॉपर्टी, या क्या करता है प्रॉपर्टी के अंदर कुछ इस तरह से चेंज लेके आता है प्रॉपर्टी में या सिचुएशन में, जिस वजह से डिस्ट्रॉय या डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब है लेसन, कोई चीज कम हो जाना, तो जिस वजह से डिमिनिश हो जाती है प्रॉपर्टी की वैल्यू, दैट इज रुपीस में, या प्रॉपर्टी का यूटिलिटी, मतलब उसका यूसेज में फर्क आ गया, यूसेज कम हो पा रहा है प्रॉपर्टी का जितना पहले हो सकता था। इस चक्कर में डिड इट विद एन इंटेंशन टू कॉज और नोइंग दैट, वो अल्टीमेटली सामने वाले को ये हरकत करके रॉन्गफुल लॉस करेगा। रॉन्गफुल लॉस किसको करेगा, ओनर को। अक्यूज्ड को ये पता था कि ये जो मैं प्रॉपर्टी के साथ छेड़ाखानी कर रहा हूं, उस वजह से अगले को लॉस होगा। ये आपको पता था जब आप ऐसी कोई हरकत कर रहे थे कि इस इंसान को अब लॉस होगा, क्योंकि मैं उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ रहा हूं, तो अगले के 10-15 हजार रुपए लग जाएंगे शीशे को ठीक कराने में। यहां पर ये लॉस जो आप करना चाहते थे, अगर आप पब्लिक
प्रॉपर्टीज के साथ ऐसा करते हो तो भी मिसचिफ लगेगा। ट्रेन के पटरी पर जो लोग काफी सारे ट्रेन के ट्रैक्स को निकाल के बेच देते हैं वो भी मिसचिफ क्राइम है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को करते हो, अपने नेबर, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने दुश्मन, तो भी मिसचिफ लग सकता है। तो आप किसी के साथ भी करोगे तो ये मिसचिफ हो जाएगा, आइदर इट टू अ पब्लिक प्रॉपर्टी or to someone's personal property. पनिशमेंट क्या होती है मिसचिफ की? दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 426 जो कहता है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स, या फिर फाइन्स भी हो सकते हैं, या दोनों चीजें आपसे ली जा सकती हैं अगर आप मिसचिफ का क्राइम कमिट करते हैं तो। सो अल्टीमेटली दीज आर दी ऑफेंसेस जो हमने टोटली कवर करे हैं। नाउ हम लोगों का अगर देखें तो ओवरऑल क्रिमिनल लॉ का बेस सारा कवर हो चुका है। हमने बहुत सारे ऑफेंसेस करे हैं जो आपसे क्लैट एग्जाम्स में पूछते हैं, चाहे वो ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी हो, चाहे वो ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी हो। वी हैव कवर्ड सो फार सो मेनी क्राइम्स एंड ऑफेंसेस जिस हिसाब से आपके क्लैट के पेपर में पूछे जाएंगे। अब क्या इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिस। तो अगले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, किस स्ट्रैटेजी से पैसेज को रीड करना है, किस तरह से क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ के एलिमिनेट करना है, टाइम सेविंग स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज करना है। इस टाइप के जितना भी अभी तक हमने कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया है उसको हम लोग क्लियर करेंगे आने वाले लेक्चर में, जहां पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आपको अगले लेक्चर तक के लिए वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है जो आज के लेक्चर पर बेस्ड है। साथ के साथ जो भी बच्चे, ये मैं बताना चाहूंगी कि जो भी बच्चे रेगुलरली डीपीपी सॉल्व करते हैं उनको स्पेशल मेंटोरशिप सेशंस प्रोवाइड करेगा पीडब्ल्यू, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको रेगुलरली डीपीपी को सॉल्व करना है पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर। मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।